Hello physios, I welcome you all to our channel Physio Vidyapit. We are back with our third lecture on interferential current. And here we are going to study about the physiological effects along with indication or the therapeutic effect. Okay, so it is very easy and there are some conceptual things that you need to understand and some things that you need to cram up. Okay, so my name is Vijay Kumar and let's get started. Physiological effects of interferential current. I need to say one thing that here in interferential current what was going on. हम दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को लिए, उससे क्या बनाया, एक नया करंट जिसकी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या बनी, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी की. ओके, लेकिन जो बीट फ्रीक्वेंसी थी वो थी हमारे लिए थेराप्यूटिक और जो क्या है वो है लो फ्रीक्वेंसी. अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को पढ़ने से पहले कभी ये सोचा है कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जिसको इतनी कम रेजिस्टेंस दे रही है हमारी बॉडी, क्या हम उसी को डायरेक्टली अंदर भेजकर कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं ले सकते थे? कि हमें उसको अंदर भेजना पड़ा, फिर दोनों को मिलाना पड़ा और फिर एक लो फ्रीक्वेंसी बनाया कि अब हमें एक फिजियोलॉजिकल या थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले. व्हाई वुडंट दिस directly give us a benefit? It could not give. Why? Because of Vedensky inhibition. Okay, hope this is clear to you. Vedensky inhibition. And what is Vedensky inhibition? ध्यान से समझना. कोई भी नर्व उसकी एक पर्टिकुलर क्षमता है कि वो जल्दी से जल्दी कितनी तेजी से किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकती है. लेट अस से दिस इज अ नर्व. ओके, दिस इज अ नर्व. इसको स्टिमुलाई दे रहे हैं हम यहां से. अब क्या होगा, पहले स्टिमुलाई की स्पीड है, फिर ये मैं क्या बता रहा हूं कि कितनी स्पीड से हम स्टिमुलाई दे रहे हैं. सो इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है. ऐसे स्टिमुलाई दिया, हाँ नर्व बोल रही है हाँ आई कैन कंडक्ट दिस स्टिमुलाई एट दिस स्पीड. फिर स्पीड बढ़ा दी, अब भी कर रहा है. लेकिन ये जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है इसका स्टिमुलेशन इतनी स्पीड से आएगा कि नर्व जो है वो कहेगी आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू यू. ओके, सो वो क्या करेगी, सिग्नल को आगे ट्रांसमिट ही नहीं करेगी और इनहिबिशन ऑफ नर्व हो जाएगी. सो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड वेडेंस्की इनहिबिशन. सो इन इंग्लिश वी कैन से दैट एवरी नर्व हैज अ पर्टिकुलर मैक्सिमम रेट at which it can transmit a signal, but if stimulation is given beyond that rate it could not transmit the signal and goes into a prolonged refractory period. Refractory period क्या था, the time period during which nerve do not give response to stimuli, called Vedensky inhibition. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, इसकी बात कम ही करते हैं लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन. क्योंकि जहां से स्टार्ट किया पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट तो रेजिस्टेंस मिल नहीं रही, इसको डेप्थ इतनी है पेनिट्रेशन की, इसी को क्यों नहीं यूज किया. ओके, सो इट वाज जेन्युइन टू आस्क दैट क्वेश्चन. सो लेट अस नाउ कम बैक टू द टॉपिक. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, इट डिपेंड अपॉन बीट फ्रीक्वेंसी. बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सारा कुछ निर्धारित है. अगर सिंपैथेटिक नर्व को करना है तो 1 से 5 हर्ट्ज तक यूज करो. अगर पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करना है तो 10 से 150 हर्ट्ज करो. मोटर नर्व के लिए 10 to 50 हर्ट्ज है और कई जगह पे इसको 80 हर्ट्ज तक भी लिखा जाता है. ओके, सो इनिशियल रेंज में क्या होगा, 1 से 5 या 10 तक धीरे धीरे ट्विचिंग ऑफ मसल फाइबर होगा. फिर 20 के पास पार्शियल टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन एंड 40 के बाद या 50 के बाद एक कंप्लीट टेक्निक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी. फिर ओपियोइड मैकेनिज्म, मतलब अगर हमें पेन को कम करना है, पेन को कम करने के दो पाथवे थे,
फर्स्ट वॉज पेन गेट मैकेनिज्म, जिसको अगर यूज करना है तो 90 से 150 हर्ट्ज, एंड ओपियोइड मैकेनिज्म के लिए 2 से 5 या कई जगह पे 2 से 15 हर्ट्ज भी लिखा है, एंड स्मूथ मसल्स के लिए 0 से 10 हर्ट्ज को यूज किया जा रहा है। एंड द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ मसल। अब एक चीज ध्यान से समझना, अगर तो मैं बात करूं वॉलेंट्री मसल की, ओके, वॉलेंट्री मसल, तो वहां पर हमने 40 से 80 को यूज करना है, 40 से 80 हर्ट्ज को यूज करना है। वाइल अगर मैं स्मूथ मसल्स की बात करूं, स्मूथ मसल्स की बात करूं तो वहां पर हमने इनिशियल वाली रेंज यूज करनी है, जो कि है 0 से 10 हर्ट्ज के करीब। ओके, सो दिस इज द स्टिमुलेशन ऑफ मसल। ओके, सो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे। ओके, जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट में, वहां पर क्या है, जैसे ही पेशेंट कफ करता है, ओके, या स्नीज करता है, यूरिन की क्या होती है, ड्रिबलिंग होती है। ओके, सो इट कुड नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द यूरिन, सो क्या हो सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हर्ट्ज, इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ेगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा मसल को स्टिमुलेट कैसे करते थे, फेराडी करंट या गैल्वेनिक करंट। ओके, पर क्या हम डायरेक्ट फेराडी करंट या एज इट इज गैल्वेनिक करंट को यूज कर रहे थे? नो, हम उसमें इंटरप्शन ला रहे थे। फेराडिक में बोलते थे सर्ज फेराडिक, गैल्वेनिक में बोलते थे इंटरप्टेड गैल्वेनिक। Do we need that interruption here? No. Why? अच्छा, वहां पर एक्सप्लेनेशन क्या थी, ध्यान से सोचो। वहां पर जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि फेराडिक करंट अगर हम एज इट इज देना, कॉन्ट्रैक्शन होगी, पर वो एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, विच डू नॉट अकर इन नॉर्मल वॉलेंट्री मूवमेंट्स और वॉलेंट्री एक्टिविटी। सो टू ब्रेक दैट सस्टेन्ड कंट्रैक्शन वी यूज्ड इंटरप्शन, ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो नर्व की स्टिमुलेशन होगी ना, वो एसिंक्रोनस होगी। एसिंक्रोनस मतलब कभी फायर किया, कभी नहीं किया, कभी ये कर गया, कभी वो कर गया, यानी कि सिंक्रोनस। वहां पर क्या हो रही थी, अगर हम प्योर सर्ज फेराडिक करंट दे रहे थे ना, सॉरी प्योर फेराडिक करंट, ओके, तो क्या थी, सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहां पर पहले से ही हमें क्या मिल रहा है, एक एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन मिल रही है, तभी यहां पर इतना वो सर्ज वगैरह का कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। एंड दिस थिंग इज कॉल्ड ग्लाइड-मेस्टर इफेक्ट। ग्लाइड-मेस्टर इफेक्ट, ओके, विच प्रोड्यूस एसिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो ये दो नई चीजें हैं, लेकिन इनको समझना मुश्किल था, बिकॉज एग्जामिनर कैन समटाइम आस्क दैट वहां पर तो सर्च किया, व्हाई वी डिड नॉट यूज दैट थिंग हियर। एंड सिमिलरली वहां पर कि सीधा मीडियम फ्रीक्वेंसी से ही बात हमारी क्यों नहीं बनी। सो ये हुआ हमारा किसके बारे में, स्टिमुलेशन ऑफ मसल के बारे में। देन पेन रिलीफ, इट इज वेरी सिंपल। अगर हमने पेन गेट थ्योरी को यूज करना है, तब हम क्या करेंगे, 90 से 150 के करीब फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और यहां पर 2 से 15 हर्ट्ज के करीब ले लेंगे। एंड यू नो द मैकेनिज्म, आई हैव गिवन अ in depth lecture in my previous in depth understanding of these things in my previous lectures. Okay, so pain relief मिलेगा different conditions में। Okay, low back pain में है, OA के पेन में है, epicondylitis medial और lateral, bursitis के पेन में, you can use it in any condition. Next is increased circulation. अब सर्कुलेशन को कैसे कैसे बढ़ाएगा, पहले तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तब भी सर्कुलेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मसल पंप चल रहा है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डेफिनेटली जो ब्लड फ्लो बढ़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें इस चीज की, पैरासिम्पैथेटिक मसल, अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, तब भी हमारी क्या होती है, वेसोडाइलेटेशन, जो हमारा क्या करेगा, फिर से ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। सो हम उसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इससे भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा,
और अगर हम प्योरली वेसोडाइलेशन करवाना चाहते हैं तब हम पैरासिम्पैथेटिक दैट इज 10 to 150 हर्ट्ज को यूज कर सकते हैं। देन इफेक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओके, अगर मोटर नर्व है तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो एनर्जी को यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा तो मेटाबोलाइट्स यूज भी होंगे, मेटाबोलाइट वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। ओके, सो विच इज सिंपल एंड वी कैन से द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट मेटाबॉलिज्म स्लाइटली इंक्रीजेस। ओके, देन इफेक्ट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर, दिस इज इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम पहला इफेक्ट तो वही लिख सकते हैं कि वो क्या करता है, वेसोडाइलेटेशन। कितनी फ्रीक्वेंसी पे करेगा, ये देखो 10 से 150, और जिससे क्या होगा, इंक्रीज इन सर्कुलेशन हो जाएगा। ओके, ऑल्सो इट कैन बी यूज टू ट्रीट द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, मसल्स को स्टिमुलेट करके। ओके, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। लास्ट इज द इंडिकेशन और थेराप्यूटिक इफेक्ट, एंड एज आई से इफ यू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट विल बी वेरी इजी। पेन रिलीफ, इट कैन डेफिनेटली रिड्यूस पेन इन ओए में यूज करो, लो बैक पेन में यूज करो। ऑल्सो यू कैन यूज इट इन द न्यूरल पेन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया और फैंटम लिम्ब पेन। ओके, यहां पर भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर पेन कैसे कैसे कम होगा, पहला तो पेन गेट मैकेनिज्म से कम हो सकता है, दूसरा ओपियोइड मैकेनिज्म से, तीसरा इंक्रीज ब्लड फ्लो से। वो कैसे होगा कि अगर हमने मोटर नर्व को स्टिमुलेट किया, तब भी मैंने बोला था कि मसल पंप से क्या होगा, अपना मसल पंप से क्या होगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ऑल्सो स्मूथ मसल को भी स्टिमुलेट करके वहां से भी वो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। अब ब्लड फ्लो बढ़ने का पेन के साथ क्या लिंक है, जब भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा वो नर्व के पास जो भी इरिटेंट पड़े हैं उनको नर्व से दूर ले जाएगा। सिमिलरली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से वेसोडाइलेटेशन करवाकर भी पेन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेसोडाइलेशन से भी इरिटेंट्स जो कि हैं वो नर्व से दूर चले जाएंगे। फिर एडिमा रिलीफ के लिए, ओके, वी कैन आल्सो यूज इट इन हेमाटोमा एंड क्रॉनिक एडिमा। ओके, क्रॉनिक एडिमा में हम इंक्रीज सर्कुलेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कैन यूज इट इन स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी। इस कंडीशन में क्या होता है, कोई भी माइनर ट्रॉमा क्या करेगा, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। यानी कि जब भी हमें कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलती है सच एज ट्रॉमा, तब क्या होता है, हमारा बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है। लेकिन अगर इसका हम क्या हो जाए, एक तरीके से ओवर स्टिमुलेशन, इफ देयर अकर ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कॉज स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी। ओके, सो ये एक अनदर टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो इसको। ऑर्थोपेडिक का एक टॉपिक है जो कि मोस्ट कॉमनली हैंड में देखने को मिलता है आफ्टर द पोलिस फ्रैक्चर। ओके, सो स्यूडेक्स डिस्ट्रॉफी। अब आप पूछोगे कि इसे हम कैसे ठीक कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बढ़ना, उल्टा कर देंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देंगे। सो वहां पर ये पेन को भी कम करेगा, स्वेलिंग वगैरह को भी सबको कम करेगा। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी 10 से 50 हर्ट्ज के करीब। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसके दो मेथड हैं। पहला तो है क्वाड्रिपोलर, जो कि मेल और फीमेल में दोनों में सेम है। इसमें क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रोड लगेंगी, 2 लगेंगी कहीं पे, 2 लगेंगी कहीं पे। ये 2 लगेगी लोअर एब्डोमेन पे और ये 2 लगेंगी इनर थाई पे। जैसे कि मैं बना सकता हूं आपके लिए, 2 लगेंगी लोअर एब्डोमेन, 2 लगेंगी इनर थाई के ऊपर। ओके, सो ये मेथड है। अब एक है बाइपोलर, ये मेल में भी लगेगा, ये फीमेल में भी लगेगा। मेल में कहां लगेगा, बोथ ग्लूटियल क्लेफ्ट्स। ओके, बोथ ग्लूटियल क्लेफ्ट्स नियर द ischial tuberosity। और फीमेल में कहां लगेगा,
एक कहीं पे लगेगी, एक कहीं पे लगेगी। ये जो है एक, ये कहां लगेगी, बिलो प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड ये वाली नियर टू इस्चियल टिबेरोसिटी पे लगेगी। ओके, सो ये क्या है, एक तरीके से मैंने आपको मेथड ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट भी बता दिया, क्योंकि इसका जो मेन यूज है वो यहीं पर है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, और मुझे ये पर्टिकुलरली ये थेराप्यूटिक इफेक्ट इसका अच्छा लगता है। सो ये है होल अबाउट द थेराप्यूटिक इफेक्ट। Another important thing which I forgot to tell is that in stress incontinence, where we have the main goal to stimulate the pelvic floor muscles, here the frequency is 10 to 50 hertz, and in the stimulation of muscles I have written voluntary muscle 40 to 80, smooth muscles 0 to 10. So we are using 10 to 50. Okay, so here some muscles of the pelvic floor are smooth muscles while some are voluntary muscles. Okay, this thing you need to understand. That is why the frequency of the stress incontinence is including both the things. 10 it is for some smooth muscle, and 50 it is above 40 na, so some voluntary muscles will also be stimulated. एक बार फिर से देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। पहला क्वेश्चन, क्या मीडियम फ्रीक्वेंसी को यूज क्यों नहीं किया, कि उसका स्टिमुलस इतना तेज है वो नर्व के बस की बात नहीं है। नर्व कैन नॉट कंडक्ट स्टिमुलस एज फास्ट एज द स्टिमुलस इज कॉल्ड द विडेंस्की इनहिबिशन। फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है जिसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना पड़ेगा। फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट है। ओके, सो वॉलेंट्री मसल के लिए जो है 40 से 80 हर्ट्ज के लिए यूज किया जाता है, एंड स्मूथ मसल के लिए 0 से 10 हर्ट्ज यूज किया जाता है। एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आप एक तरीके से कह सकते हैं 10 से 50 हर्ट्ज यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज होल अबाउट द topic, that is physiological and therapeutic effect. Please, if you have any kind of doubt, mention it in the comment section. I will definitely answer you. Till then, you keep on studying. Thank you to one and all.